आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो आयनिक यौगिक तो आपको मालूम है कि जितने अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जो खनिज या वायुमंडल में तत्व मिलते हैं, वो आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। और इसी तरह एक होते हैं, देखिए 9th में आपने आयनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक, क्योंकि ये आयनों में चेंज होते हैं। और दो परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो आयन में बदल जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धन आवेश आएगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऋण आवेश आएगा, इसलिए वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इसी तरह एक आपने पढ़ा होगा सहसंयोजक यौगिक, तो वो कार्बनिक यौगिकों में होता है सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि वो आयनों में चेंज नहीं होते, अनायनिक होते हैं, कुछ अलग होते हैं, इसलिए कुछ अलग कहते हैं क्योंकि वह आवेश उनमें नहीं। ठीक है, इसलिए आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, तो आप मान लीजिए जैसे आपको दिया गया NaCl। अब NaCl को आप अलग अलग करोगे तो Na प्लस Cl, Na में मान लीजिए 11 होता है 281, और क्लोरीन में 287। इसमें अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और हर कक्षा में अंतिम कक्षा में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्टेन रूल के अनुसार, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस का 1 आ गया, और फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोरीन का माइनस का 1 आ गया। इसने त्यागा है तो प्लस आवेश आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा 2 8, यानी 10 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सोडियम परमाणु है और ये सोडियम आयन है। सोडियम परमाणु में 11, सोडियम आयन में जो है 10 होते हैं। इसी तरह क्लोरीन है तो यहाँ 17 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो हो जाएगा 18, 2 8 8, 2 8 7। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हो तब पता चलता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद जो है, जैसे एक एग्जाम्पल और है, मान लीजिए CaO दिया गया। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि Ca में 20 होता है तो 2 8 8 2 आएगा। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 8, तो 2 6 आएगा। अब इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैल्शियम से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब ले लिए तो कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, अंत में कितने 2, तो 2 प्लस के आ गए। अब इसमें ऑक्सीजन में 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कि 8 हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो O में माइनस के 2 आ गए। तो इस प्रकार यहाँ बचेगा 2 8 8, यहाँ बचेगा 2 8। तो इस प्रकार ये आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसके बाद आता है कि आयनिक यौगिकों के गुण क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिक क्योंकि स्थिर और मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, आकर्षण बल के कारण ये क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, दूसरा जल में घुलनशील होते हैं। आपने देखा होगा जैसे नमक है तो क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड होने के कारण ये क्या होते हैं, जब पानी मिलाते हो तो ये घुल जाता है, और घुलने के बाद वो क्या है, आयनों में चेंज हो जाता है। तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा, ये सुचालक होते हैं, क्योंकि आयनों में चेंज होते हैं इसलिए सुचालक होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह तेजी से होता है। चौथा, ये अंतरा अणुक आकर्षण बल, क्योंकि ठोस हैं तो इनमें आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। इनका क्वथनांक और गलनांक भी अधिक होता है। तो इस प्रकार ये आयनिक यौगिकों के गुण होते हैं। इसके बाद आता है कि जो ये यौगिक होते हैं, तो सबसे पहले प्रकृति में तत्व किस प्रकार पाए जाते हैं। देखिए, प्रकृति में तत्व 2 रूपों में पाए जाते हैं। एक तत्व जो है 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक होता है स्वतंत्र रूप में और एक होता है संयुक्त रूप में। तो स्वतंत्र रूप में जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं वो स्वतंत्र या फ्री रूप में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, कम क्रियाशील है। और जो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो अधिक क्रियाशील होते हैं, वो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, Zn हो गया, लेड हो गया, Ag हो गया, Cu हो गया। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दोनों रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर, ठीक है, आयरन, सिल्वर, ये ऐसी धातु हैं। कॉपर एक ऐसी धातु है, ये तत्व है जो दोनों रूपों में पाया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप में, संयुक्त रूप में। आयरन भी इसी तरह होता है, इसी तरह सिल्वर होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ तत्व इधर भी लिखे, कुछ तत्व इधर भी लिखे हुए हैं, तो जो दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है 2 रूपों में तत्व पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में और संयुक्त रूप में। कॉपर एक ऐसा है जो दोनों रूपों में पाया जाता है। इसके बाद आता है खनिज। तो पृथ्वी के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं या धातु या उनके यौगिक पाए जाते हैं,
उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, और खनिज से जो हम धातुएं कम या सरलता से या कम खर्चे पर आसानी से निकाल लेते हैं उनको कहते हैं अयस्क। तो खनिज और अयस्क अलग अलग होते हैं। खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो अयस्क होते हैं तो वो खनिजों से जो धातुएं हम लोग कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं उनको कहते हैं अयस्क। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसी तरह जैसे कि आपको बता दें कि इसमें जो अयस्क हैं सबके अयस्क अलग अलग होते हैं। सल्फाइड अयस्क अलग होते हैं, कार्बोनेट अयस्क अलग होते हैं, ऑक्साइड अयस्क अलग होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम जैसे तत्व आप लोगे तो कॉपर के अयस्क, अब कॉपर के अयस्क में सबसे पहले आता है कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड, कॉपर ग्लांस, फिर इसके बाद क्यूप्राइट, फिर इसके बाद कॉपर के बाद जैसे आ गया एल्युमिनियम अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, आयरन का अयस्क, आयरन का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भी होता है, सीसा का अयस्क लेड, सीसा का अयस्क होता है गैल्ना, मरकरी का अयस्क होता है, मरकरी का अयस्क सिनेबार। तो इस प्रकार जो है ये सब अयस्क हैं जो आपको मेन जो है कॉपर के विशेष रूप से याद रखना है। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2 Cu2S Cu2O, ये क्यूप्राइट का होता है। बॉक्साइट का Al2O3 इंटू 2S2O, फिर हेमेटाइट का Fe2O3, फिर गैल्ना का PbS, फिर सिनेबार का HgS। सिल्वर का, सिल्वर का अयस्क होता है सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस बोलते हैं Ag2S, Ag2S। और एक होता है हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर का होता है AgCl। तो इस प्रकार ये अयस्क हैं। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि इनमें से अशुद्धियों के रूप में जो पाई जाती हैं अशुद्धियाँ, जैसे कि जो खनिज होते हैं या अयस्क होते हैं तो उनमें जो धूल बालू मिट्टी आदि के कण होते हैं, क्योंकि मृदा से उनको निकाला जाता है धातुओं को, खनिजों को, तो उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं धूल मिट्टी बालू आदि के कण जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स या गैंग। अगर पूछ ले कोई कि अधात्री क्या है, मैट्रिक्स क्या है या गैंग क्या है, गैंग, ठीक है, तो गैंग अधात्री या मैट्रिक्स तीनों एक ही चीज़ है। अयस्क में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, धूल मिट्टी आदि बालू के कण पाए जाते हैं, उसे अधात्री मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। तो वो जो अशुद्धियाँ होती हैं किस रूप में होती हैं, सल्फर के रूप में होंगी, या तो आर्सेनिक के रूप में होंगी, या तो एंटीमनी के रूप में होंगी। तो ये सब अशुद्धियों के रूप में धातुओं में पाई जाती हैं अयस्कों में। अब जैसे कॉपर पायराइड है तो देखिए इनके सल्फाइड अयस्क कैसे पहचानते हैं, कार्बोनेट अयस्क कैसे पहचानते हैं। हम जैसे यहाँ पर देखिए H2 लिखा हुआ है CuFeS2, तो ये कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि सल्फर है। इसमें भी सल्फर अयस्क है। इसमें देखिए O लिखा हुआ है तो ये ऑक्साइड अयस्क है। यहाँ पर O लिखा हुआ है O3 Al2O3, तो ये ऑक्साइड अयस्क है। हेमेटाइट भी ये आपका ऑक्साइड अयस्क है। ये आपका सल्फाइड अयस्क है, लेड सल्फाइड PbS। तो जिसमें S है तो सल्फाइड अयस्क है। किसी यौगिक में या अयस्क में अगर O है तो वो आपका ऑक्साइड अयस्क है। अगर कार्बोनेट है जैसे मैलेकाइट होता है, तो मैलेकाइट का ये भी कॉपर का अयस्क है। मैलेकाइट का सूत्र होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ये मैलेकाइट है। इसी तरह एक एजोराइट होता है, तो केवल आगे 2 लगा देंगे, बाकी फार्मूला वही होता है मैलेकाइट का, तो हो जाता है एजोराइट। तो ये सब क्या है, कार्बोनेट अयस्क हैं, क्योंकि CO3 लगा है तो ये कार्बोनेट कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर का क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाई जाने वाली धातु भी होती है, तो कॉपर का ज़्यादातर मेटलर्जी पूछी जाती है कि कॉपर का ही शोधन किया गया है। आपके कोर्स में है कि मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, धातु निष्कर्षण का मतलब कि जब धातुओं को मतलब अयस्क से धातुओं को भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध रूप में जो प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं धातु कर्म
या धातु निष्कर्षण या मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे जो धातुएं होती हैं वो अयस्क में क्या होती, अयस्क के हम धातु प्राप्त करते हैं। अयस्क में भौतिक अयस्क से जो है भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करना वो क्या कहलाता है, धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाता है। और इसकी कई विधियां होती हैं, तो वो विधियां आपको जो है बताई जाएंगी। अब वो विधियां हैं कौन कौन से, देखिए वो विधियां हैं जैसे पहला अयस्कों का पीसना, फिर दूसरा है सांद्रण, फिर तीसरा है भर्जन, फिर चौथा है प्रगलन, फिर पांचवा है विषमरीकरण, फिर इसके बाद क्या है शोधन। तो ये जो है क्या है विधियां हैं, मतलब शोधन का मतलब लास्ट में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती। कोई भी अयस्क लोगे तो सबसे पहले उसको पीसोगे, फिर उसका सांद्रण करोगे, फिर भर्जन करोगे, फिर प्रगलन करोगे, फिर विषमरीकरण करोगे, फिर क्या करोगे उसको प्यूरिफाइड करोगे, और फिर आपको जो है 99.9% जो है शुद्ध तांबा या शुद्ध आयरन या शुद्ध जो है जो धातुएं या अयस्क से आप प्राप्त कर सकते हैं। अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, धातु कर्म या मेटलर्जी या धातु निष्कर्षण कहलाता है। धातु निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये अभी इनके डिटेल में आपको नेक्स्ट डे जो आपका पड़ेगा उसमें बताया जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ है कि आयनिक यौगिकों का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, आयनिक यौगिक जो होते हैं आपको मालूम हो गया कि ये जल में घुल जाते हैं, ठोस होते हैं, क्वथनांक गलनांक अधिक होता है, सुचालक होते हैं, धारा का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए आयनों में चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कुल मिला के ये आपको ये जो आपको दिया गया है इमेज में उसी के बारे में समझाया गया है। जहाँ न समझ में आए फ़ोन से पूछ लीजिएगा। जो नेक्स्ट डे आएगा तो उसमें आपको मेटलर्जी में जो विधियां हैं इनको जो है विधियों का मतलब विस्तार रूप से वर्णन समझाया जाएगा। थैंक यू बेटा। ठीक।